कि यहाँ टैलेंट से मैटर नहीं है, आपके रिश्ते किसके साथ कैसे हैं वो बहुत मायने रखता है। क्या इसमें फेवरिज्म होता है? दो लोग आएंगे, गाड़ी से आए हैं, लड़के बड़े बाप की औलाद हैं, वो जो ऑडिशन ले रहा है वो उनको रात को बैठा के अपना 10,000 रुपए की दारू पिलाएगा। और मैंने अपने आप खुद देखा है कि अगर हम ऑडिशन दे रहे हैं तो कैमरा उसने ऑन तक नहीं किया, बस वो सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, चलो चलो चलो। अगर 500 लोगों ने ऑडिशन दिया तो उसने सिर्फ 40 लोगों का लिया, बाकी को तो बेवकूफ बनाया। तो सोचिए उन लोगों को लग रहा है घर में बैठ के कि यार मैं ऑडिशन दे के आया हूं, शायद कुछ बात बन जाए, भले टैलेंट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फेस सस्टेन कैसे किया, क्यों किए? आप ना किसी भी काम में जाएंगे, कोई भी काम हो, वो आपको ना बहुत परेशान करेगा, आपकी जान निकाल देगा। काम की अपनी खुद की खासियत होती है, चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे मेरा इंडस्ट्री का, लोगों के अपने काम होते हैं, वो भी आपको परखता है और मुंबई भी आपको परखती है कि आपके अंदर औकात कितनी है। अगर आपके अंदर वो दम है कि आप उस टाइम तक रुक पाओ तो वो आपको जी भर के देती है। थिएटर जो आर्टिस्ट रहता है वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होता है। थिएटर वाले लोगों को ज्यादा लिया नहीं जाता फिल्मों में। आप मुझे गिनती से बता दीजिए कि कितने बड़े एक्टर हैं जो फिल्मों में थिएटर वाले आर्टिस्ट हैं। एक तो वो अपने आप को ना बहुत महान समझने लगते हैं। क्या इस इंडस्ट्री में सच बोलना थोड़ा रिस्की है? थोड़ा नहीं, सारा ही रिस्की है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं बहुत सारे लोगों के सच जानता हूँ और अगर मैं वो सामने ला दूं तो मेरा करियर खत्म। तो मैं आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, ओके, योगी मंदार जी। थैंक यू। मैं आपके लाइफ से इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि आपकी स्टोरी एक स्ट्रगल फेज से एक सक्सेस फेज तक पहुंची है, ठीक है। आपने काफ़ी सारी फिल्म डायरेक्ट की है, अपने सॉन्ग्स लिखे हैं, आपका नया स्टार्टअप जिसे मैं कहूँगा भजनोत्सव ट्रेंडिंग है, स्पिरिचुअलिटी पे है। बिल्कुल। यस, वेलकम योगी जी टू बियॉन्ड स्पॉटलाइट विद चैतन्य। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और जैसा आपने बोला, एक्चुअली वो जर्नी सच में यहाँ से लेके यहाँ दूर तक की है। बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत टफ टाइम देखा है, बट अभी लगता है कि उस टफ टाइम ने इजी टाइम बना दिया अब तक का। क्या आप स्टोरी बता सकते हो स्ट्रगल का? एक्चुअली मैं जब यहाँ आया था 18 साल पहले, ये वो वाला दौर था जब लोग फोटो बनवाते थे यहाँ पे, 500 रुपए की खिंचवाते थे और जाके उसके अंदर प्रोडक्शन हाउसों में बांटते थे। उसके ऊपर नंबर लिखा था, सर कुछ हो तो हमारे लिए कर देना, सर कुछ, उनको क्या आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था। मतलब हमको वो वाला दौर देखा हमने जब हमारे लिए सिर्फ एक कैमरामैन जो होता था जो ऑडिशन ले रहा था, तो ऐसा लगता था ये भगवान अगर हमको बुला ले तो हमने वो वाला दौर देखा है। घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हालत ये होती थी उस समय में, स्ट्रगल के टाइम में। मैं नहीं, 90% लोग जो यहाँ आते हैं कि उनको अगर कहीं जाना है दूर तो उनके पास किराया भी नहीं होता था। अच्छा। मतलब वो टाइम मैंने भी बिताया कि मेरे को एक ऑडिशन आया जिसमें मैं फाइनल हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं अंधेरी में रहता हूँ और यहाँ से मुझे चकाला जाना था। मतलब कि आप लोगों को तो नहीं पता होगा लोगों को, लेकिन यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस कम से कम 15 किलोमीटर का है। ओके। और मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे, जिसमें मैं आधे रास्ते बस तक जा सकता था और वहां आपको फ्रेश पहुंचना होता है। तो मैंने वो वाला स्ट्रगल देखा है। यहाँ से बीच तक बस से गया, फिर वहां बीच में रुका, उसके नीचे ऑफिस के नीचे मुंह धोया, फिर ऊपर गए, फिर ऑडिशन दिया। वो वाला स्ट्रगल है हम लोग का। तो स्ट्रगल से आपने सीखा क्या? सीखा ये कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आए यहाँ पर जो हमारे साथ रहते थे। जैसे एक रूम में कई लोग रहते हैं कि पैसे बचाने के लिए, और उन लोगों में से कई लोग बच्चे ऐसे थे हमारे साथ, दोस्त जो थे, जिनके घर से महीने का 20-25 हजार रुपये आ रहा है। ओके। मैं रोज सुबह निकल रहा हूँ कि भाई आज कहीं ऑडिशन होगा तो चलो किसी से पूछते हैं। वो घर में आराम से लेटा हुआ है कि अरे यार हाँ देख लेंगे यार, धूप हो रही है ज्यादा, खाना खा के निकलेंगे। तो आज वो घर ही निकल गए अपने, क्योंकि उनके पास पाने के लिए उनके घर में बहुत कुछ था, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था यहाँ पे। तो हमको तो पाना ही था बस। तो इस फेज से आगे कैसे बढ़े आप? वो मैंने ना दूसरी चीजों में कभी ध्यान ही नहीं दिया। शाम को अगर ऑडिशन हो गया तो चलो गप्पे मार लेते हैं, नहीं। इन्फिनिटी में एक लैंडमार्क हुआ करता था, वहां पे बुक्स होती थी जो फ्री में पढ़ सकते थे। मैंने अपना सारा टाइम सिर्फ उसमें स्पेंड किया है। जैसे ही ऑडिशन से फ्री हुआ सीधा वहां गया। दूसरा रीजन ये भी होता था, यहाँ पर गर्मी में रहना पड़ता था, टीन शेड में, वो थोड़ा एसी होता था, तो वहां बैठ के आप फ्री में बुक पढ़ते थे। मैंने कम से कम लाखों रुपए की बुक सिर्फ वहीं से पढ़ी है,
और वहीं से चीजें जो होती है आपकी आगे की तरफ आपको लेके जाती है। गप्पे मारने की बजाय मैंने अपनी बुक्स पे ध्यान दिया, जिससे मेरी स्टडी बहुत अच्छी हुई, मेरे लिरिक्स अच्छे हुए, मेरे शब्द अच्छे हुए, मेरी स्टोरी पे पकड़ अच्छी बनी। तो वो धीरे धीरे सब जो है ना वो मेरे को ग्रोथ देता गया। तो माइंडसेट मैटर करता है इस चीज़ में कि आप माइंडसेट कैसा हो आपका? अगर आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो बाकी नौकरियों में क्या होता है कि आपको अगर 20,000 की है, चलो 10,000 की मिल जाएगी, घर तो चल जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे आपको सालों धक्के खाना पड़ता है। आप 5 साल धक्के के खाने के बाद भी ऐसा होता है कि आपको 2 रुपए का काम नहीं मिला। क्यों ऐसा? देखिए, एक ही चीज के लिए 1,000 लोग हैं जी। अगर आज गलती से किसी ने बोला ना कि भाई ऑडिशन है, तो वहां पर कम से कम 1,000 लोग होगा। अब आपको उनको तोड़ के अंदर जाना है। या तो आपकी किस्मत आपका काम वहां पे दिखाएगी, या आपकी मेहनत, या आपका लक। जो भी कहे, कुछ भी करे, होना वही है। वहां पे भाई साहब 1,000 लोगों में से आपको अकेले को कैसे काम मिलेगा अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो? क्या और इसमें, टैलेंट वहां पे बहुत सारे लोगों में है। क्या इसमें फेवरिज्म होता है? बिल्कुल। हम जब ऑडिशन देने जाते थे तो सीधी बात है, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन वहां पे हम देखते थे कुछ लड़के आ रहे हैं, हम 3 घंटे से लाइन में बैठे रहते थे। ऑडिशन में नंबर लिख रहे हैं। 2 लोग आएंगे, गाड़ी से आए हैं लड़के, बड़े बाप की औलाद हैं, वो जो ऑडिशन ले रहा है या जिस कंपनी से उसने टाई अप किया है, वो उनको रात को बैठा के अपना 10,000 रुपए की दारू पिलाएगा। ओके। और मैंने अपने आप खुद देखा है कि अगर हम ऑडिशन दे रहे हैं तो कैमरा उसने ऑन तक नहीं किया, बस वो सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, चलो चलो चलो। अगर 500 लोगों ने ऑडिशन दिया तो उसने सिर्फ 40 लोगों का लिया, बाकी को तो बेवकूफ बनाया। तो सोचिए, उन लोगों को लग रहा है घर में बैठ के कि यार मैं ऑडिशन दे के आऊं, शायद कुछ बात बन जाए। भले टैलेंट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। आपको, जैसे इरफान साहब ने कहा था कि यहाँ टैलेंट से मैटर नहीं है, आपके रिश्ते किसके साथ कैसे हैं वो बहुत मायने रखता है। वो आपको काम दिला देगा। तो आप कह रहे हैं कि टैलेंट और लुक्स कुछ मैटर नहीं करता अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो तो? हर दूसरा आदमी यहाँ पे लड़का खूबसूरत है, हर दूसरी लड़की हीरोइन दिखती है, तो सबको काम क्यों नहीं मिल जाता? क्योंकि हर किसी के पास अपनी कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी जो सेटबैक है ना, जो पूरे देश को मैं बोलना चाहूंगा, जो लड़के लड़की है ना वहां पे भी, देखिए आपको लगता है किसी आपके 4 ने, मम्मी ने या 2 पड़ोस के लोगों ने बोल दिया यार तू तो बहुत खूबसूरत है, लड़के को बोल दिया यार क्या हैंडसम लगता है, यार क्या टॉल, तू तो मॉडलिंग कर, उठा सीधा बैग पैक किया, ट्रेन पकड़ी सीधा यहाँ मुंबई में। आपको मैं बता दूं, मैंने 4 साल 5 साल सिर्फ थिएटर किया, लोगों को सिखाया, अपने ऊपर काम किया, और अभी मैं अच्छा डायरेक्टर भी हूं। तो जैसे लोग हमारे पास आते भी ना किसी की सिफारिश लेके, तो हमको सुनना पड़ता है, क्योंकि कोई लोग पैसे लगा रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ही कैमरा ये किया ना एक्शन, आपका ना मुंह से अंदर से थूक जो वो सटक जाएगा, अंदर सूख जाएगा, आपका बोला नहीं जाएगा कुछ भी। वो लोग यहाँ पे आके फिर परेशान हो जाते हैं। अगर आप आ भी रहे हो तो कम से कम ना एक आपके अंदर एक इतना होना चाहिए कि भाई मैं 50-100 लोग होते हैं एक शूट पे, आपको जो दिख रहा है एक आदमी खड़ा होकर नाच रहा है ना, लेकिन 500 लोग उसके आसपास काम कर रहे हैं, कोई लाइट पकड़ के खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है। उन लोगों के सामने आपके अंदर का जो डर है ना वो आपको मार देता है। कैमरा सच पकड़ता है, आपकी नर्वसनेस दिखेगी फेस पे। क्या इसी वजह से थिएटर जो आर्टिस्ट रहता है वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होता है? नहीं, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, शायद थिएटर वाले मुझसे चिढ़ जाएं। अच्छा। थिएटर वाले लोगों को ज्यादा लिया नहीं जाता फिल्मों में। आप मुझे एक गिनती से बता दीजिए कि कितने बड़े एक्टर हैं जो फिल्मों में थिएटर वाले आर्टिस्ट हैं। गिनती के 4-5 हैं, लेकिन एनएसडी हो या आपका एसआरसी हो या आपका यहाँ पर जो फिल्म इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसके कितने गिने चुने हैं। उनका एक रीजन होता है, एक तो वो अपने आप को ना बहुत महान समझने लगते हैं और वो बंध जाते हैं। मैं अगर उसे भी समझाने की कोशिश करूंगा ना, वो मुझसे 4 बार सर मैं इसको ऐसे कर दूं, अरे भाई जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कर। और वो थोड़े लाउड उसमें आते हैं, उनको लगता है मैं बहुत कुछ आता। इसलिए लोग थोड़ा फ्रेश ढूंढते हैं कि हम इसके ऊपर काम करके इससे करा लेंगे, वर्कशॉप करके करा लेंगे। लेकिन वो क्या, वो पहले से समझाए आते हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ज्यादा परेशान होकर उनको काम नहीं मिलता है। छोटे मोटे काम मिलते हैं, एड जो सब। अब मुझे बता दीजिए, अगर आप बस कहें राजपाल यादव को गिन लीजिए, आप अगर नसीर साहब को गिन लीजिए, ये गिनती के, इरफान साहब को गिन लीजिए, ये 10 हैं।
जी हाँ, 10 में तो इंडस्ट्री नहीं चली अब तक। बिल्कुल नहीं। उसके अलावा जो फ्रेश आए हैं वो आगे पहुंच गए। क्योंकि हम इन लोगों से जब बात करते हैं ना, जैसे कभी आते हैं हमारे पास, अरे यार साले को आता कुछ है नहीं, हमको सिखाने चला था। ट्रू। अरे भाई, क्योंकि उसने स्टोरी लिखी है, वो डायरेक्टर है। क्या जब इंडस्ट्री में नेपोटिज्म वर्ड बहुत यूज होता है, करेक्ट, जो नेपोटिज्म से, बट कोई आज तक ऐसा कोई स्टार नहीं बना है जिसको स्टारडम मिला हो। शाहरुख खान नेपोटिज्म से नहीं थे, ठीक है, इतने बड़े स्टार बन गए, पर ऐसा कोई जहन में कोई नाम नहीं आता है बहुत जल्द जो नेपोटिज्म से कोई उसको स्टारडम मिला हो। ऐसे 2-3 है ऑब्वियसली। देखो, मैं ना आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। नेपोटिज्म से कोई लेना देना है ही नहीं किसी चीज़ का। अगर मान लीजिए आज मैं यहाँ पर मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, कल को मेरा बेटा होता है, मेरी बेटी होती है, और वो मुझे कहे कि यार मेरे को तो इंडस्ट्री में ही आना है। भाई, मैंने मेहनत किस लिए की है? मेरे बच्चों के लिए तो की है। मेरी विरासत में उन्हीं को तो दे के जाऊंगा। करेक्ट। अगर मैंने 100 करोड़ उस पर लगा दिए तो वो मैं चाहे बर्बाद कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो कोई भी अपने बच्चे के लिए सब करता है। आप भी तो लोन लेके भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, फिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेज देते लोग जहां पे पढ़ रहे हैं? तो वो भी नेपोटिज्म ही है। जी। अगर आप रईस लोग हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए फिर करना। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, नेपोटिज्म वाला फंडा क्या है ना, लोगों ने एक फ्रस्ट्रेशन है इंसान की, ओके। एक फ्रस्ट्रेशन है इंसान। भाई, अगर नेपोटिज्म वाला फंडा तो फिर यश राज जी ने अपने बेटे को क्यों नहीं चला दिया? आप नाम फिल्म देखें, उसके अंदर संजय दत्त था और कुमार गौरव जी थे। करेक्ट। कुमार गौरव के लिए वो फिल्म लिखी गई थी जो संजय दत्त ने कैरेक्टर किया। करेक्ट। लेकिन वो कैरेक्टर उन्होंने आपस में बदल लिया क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे। कुमार गौरव ने भी पहली फिल्म हिट दी थी, ऐसा तो नहीं कि वो नॉर्मल एक्टर थे। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहां पे चलेगा टैलेंट ही। ट्रू। जो अभी भी, मैं कुछ बच्चों के नाम नहीं लूंगा जो भी उनके हैं, क्योंकि हम कोई नहीं होते किसी को डिसाइड करने वाले कि तुमको क्या आता है या क्या नहीं आता। वो पब्लिक डिसाइड करती है। लेकिन उन्होंने कोशिश की कराने की 2-4 फिल्मों में कि भाई मेरा बच्चा यार तेरा दोस्त है, चल ले लेना। उनने ले लिया क्योंकि उसको पता है कि मैं फिल्म का सैटेलाइट से इधर उधर से पैसा तो निकाल ही लूंगा, और लोग देखने भी आएंगे, अरे यार उसका बच्चा, चलो देखते हैं क्या किया है। इतने में ही वो अपना पैसा कमा लेंगे। लेकिन बाद में अल्टीमेटली आपका टैलेंट बताएगा। 2 से तीसरा नहीं मिलेगा चांस आपको। ट्रू। पैसा इंडस्ट्री में काम ही नहीं करता। वो सिर्फ आपको एक स्टार्ट दे देगा। वो सिर्फ आपका एक स्टार्ट मिलेगा, Correct. उससे और कुछ नहीं मिलेगा। आपको कैमरे के सामने खुद अपने आप को करना है। देखिए, मैं ना तो मैं कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं। अगर आप कभी भी सलमान खान की फिल्म देखें और उनके भाई की फिल्म देखें, वो भी कुछ में हीरो बन के आए थे, छोटे वाले सोहेल का। डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। अपनी जवानी में बता दिया कि भाई मैं बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ। लेकिन जब वो एक्टिंग में आए तो आप देखिए उनकी हर फिल्म में वो सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। यस। भाई, हम सलमान खान को देख रहे हैं, तुम उनको कॉपी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं ओरिजिनल को देख सकता हूं तो फिर आपको क्यों देखूंगा मैं? ट्रू। तो वहां अपना कुछ लेके आओ ना। यहां टैलेंट ही बोलता है, आपका खुद का कुछ नहीं बोलेगा। पैसा तो फिर जितना मर्जी, चाहे लास्ट स्टेज तक लगा लो भाई, बर्बाद कर लो अपने आप को। अगर आप देखें, देवानंद साहब ने शुरू में जो फिल्में थी कभी डायरेक्ट तो नहीं की, एज एन एक्टर थे। आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देख ले, सब सुपर हिट है। गाइड देख ले, दुनिया में पढ़ाई जाती है गाइड फिल्म, ठीक है, उनके भाई ने बनाई थी, उन्होंने उसको स्टार बना दिया। लेकिन जब देव आनंद जी ने खुद डायरेक्शन किया तो आप खुद ही जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। यस। तो जिसकी जो चीज है ना वो उसी में रहे तो ज्यादा बेहतर है। करेक्ट। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो भैया आप घोड़े पे तो चढ़ गए, युद्ध के लिए तैयार हैं, पता चलता मैं तलवार तो लगा ली लेकिन मैदान खाली है, अब क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे हमारे कुछ क्लोज होते हैं तो वो बोलते हैं यार यार मेरा बेटा है, इसको जरा देख लेना तेरी फिल्म। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, भेज दे। हम बुला लेते हैं भाई इसको। 1-2 बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने सीधा सेट पे बुला लिया। उसने बोला भाई इसने सीखा हुआ है सब कुछ ऐसा वैसा। तो मैंने भी, टाइम कम था, मैंने कहा हाँ चल ठीक है बेटा आ जा, भेज दे भाई अपने बेटे को। सेट पे जब उसको डायलॉग दिया, उसके मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है। और 1 मिनट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, 1 घंटे में। कैसे भाई, अगर आपका 1 दिन का शूट है, कम से कम 10-15 लाख रुपए का शूट होता है। कैमरा है, यूनिट है,
तो पर घंटे आप लगा लीजिए कितना हो गया, मैं कम से कम वाला बता रहा हूं आपको। अगर वो बच्चा मेरे 2 घंटे खा गया तो मेरे तो 2-2.5 लाख रुपए ठंडे हो गए। और एट ए टाइम मैं कहां से एक उसी वक्त आर्टिस्ट पैदा करूंगा, किसी को बुलाऊंगा तो भी 4 घंटे जाएंगे जी। तो यहाँ ये बहुत बड़ी चीज है। लोगों को लगता है हम खूबसूरत दिख रहे हैं, फट से मुंबई। और फिर एक्टर बनने के सपने रहते हैं। सबको वो दिखता है कि भाई मैं भी ऐसी स्टार बनने वाला हूँ। खुमारी बहुत बुरी है बॉलीवुड की। और सबको लगता है मेरे अंदर कुछ स्पेशल है। वो तो जब बाहर आओगे तब पता लगेगा ना। आईने के सामने सबको लगता है मैं एक्टर हूँ। नहीं, आप आईने के सामने भी नहीं कर सकते। आप किसी को स्क्रिप्ट दे दीजिए उसको, अगर वो आईने के सामने भी करके दिखा दीजिए, क्योंकि वो आप अपने आप को भी देख के शर्मा जाएंगे, अंदर से आपके बेचैनी बढ़ जाएगी अपने आप को देख के भी। सोचने में बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, यस। लेकिन जब हकीकत में चीजें आती हैं बिल्कुल बदल जाती हैं। ये वो तो सच है। अगर आप छोटा से देख लो ना, आप किसी को आप नॉर्मली बातें कर रहे हो और कोई आपका दोस्त कहे अरे यार एक फोटो दे, तो आपका पेट जबरदस्ती अंदर हो जाएगा, मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, और नॉर्मली वो खींचेगा तो अच्छा आएगा। अच्छा आएगा, करेक्ट। तो यहाँ तो आपसे बकायदा बोला जा रहा भाई अब तेरे पे ऊपर फोकस है और अब पिन ड्रॉप साइलेंट है, चल भाई एक्शन, अब तुम्हें ही करना है जो करना है। आप सोचो तुम क्या करोगे, 500 लोग तुमको देख रहे हैं, 100 लोग तुमको देख रहे हैं, कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं वो। कैमरा कॉन्शियस। एक सीरीज और एक फिल्म के ऑडिशन में डिफरेंस कितना होता है? कुछ भी नहीं होता। नहीं, क्योंकि उसमें कास्टिंग, क्योंकि सीरीज में देखो कास्टिंग, मतलब फिल्म में बहुत बड़े एक्टर्स कास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू सीरीज। सीरीज में मतलब अब मैं कैटेगराइज नहीं करना चाहता किसी को, बट ए कैटेगरी से ज़्यादा बी कैटेगरी एक्टर्स मेरे हिसाब से लिए जाते हैं। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। ओके। एक बार करण जौहर साहब ने कहा था कि अब स्टारडम सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने जो देख लिया, अब वो कभी कोई नहीं देख पाएगा। लोग हंसते थे उस बात पे, लेकिन आज वो सच हो गया है। कितनी फिल्में जो आप देखें, कितनी जबरदस्ती देखने जा रहे हैं क्योंकि संडे देखना है भाई, बच्चों को फिल्म दिखानी है, लेकिन हम सभी जानते हैं क्या कचरा देख रहे हैं हम लोग। Yes. अगर हम रीमेक चीजों का कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास टैलेंट ही खत्म हो गया है। ठीक है, और अब हम दूसरी बात पे आते हैं। आज आप यहाँ को छोड़ दें, हम सारी चीजें बाहर से अडॉप्ट करते हैं। अब सिल्वेस्टर स्टोन की भी सीरीज पड़ी है नेटफ्लिक्स पे, बड़े बड़े स्टारों की, क्योंकि आगे का दौर जो है वो थिएटर खत्म होने वाला है। ट्रू। थिएटर कुछ ही सालों का है, बाकी अब सिर्फ आपके घर के पर्दे पे है सब कुछ जो भी होगा। तो ये स्टार के वहां पे है, वो सब खत्म है। बस कुछ फिल्में अच्छी जो होती हैं वो चल जाती हैं, बाकी बड़े बड़े स्टारों को भी वो सीरीज में आना ही पड़ेगा। करेक्ट। वो, और सीरीज का फंडा क्या है ना, अभी लोगों को सीरीज भी क्यों बनने लगी है यहाँ पे कि बाहर के कॉन्सेप्ट उठा लिए इन्होंने। बाहर ज्यादातर सीरीजें ही बनती हैं, और वो सीरीज इतनी चल गई हैं कि मतलब एक ना उनकी ताह ही नहीं है कुछ भी, और उनमें सब बड़े बड़े स्टार होते हैं। तो ये वहां से कॉन्सेप्ट लेकर आए, इनका अपना कोई ऐसा नहीं कि चलो सीरीज बनाते हैं, हमारे मन में आई थी। ये सब वहीं का कॉन्सेप्ट है। तो आज जितने बड़े स्टार भी कर रहे हैं उनको पता है कि भाई मैं 2 साल से घर में बैठा हूं भी। अगर अभी भी जो हाल ये है कि अगर हमारी 40 करोड़ की कोई फिल्म बनती है, पहले 40 करोड़ प्रमोशन पे लगता है, फिर 40 करोड़ इस बात पे लगता है झूठ पे फैलाने के लिए कि हमारी फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए हैं। उसके लिए भी आपको, झूठ के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज पसंद ही नहीं आई और 2 लोग और गाली दे रहे हैं तो वो देखी किसने है फिर? वो हिट हुई कहां है वो? ट्रू। सीधी सी बात है ना। इसका मतलब आप उसके लिए भी पैसा दे रहे हो। आप जितने ये लोग होते हैं उनको प्रमोशन के लिए पैसा देते हो ना, जितने भी FM वगैरह हैं सारे हैं, सबको पता है इसमें मैं एक छुपा क्या रहा हूं, या कौन नहीं जानता। या अखबारों में आपको 3 स्टार उस पर डलवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर आपकी चीज में दम है तो अभी कंतारा आ रही है 2 जो आई है, आप देख लें, वो थोड़ी पैसा दे रहा किसी को, उसे क्या जरूरत, क्योंकि उसका काम बोल रहा है। करेक्ट। वो नहीं बोल रहा है। ये वो तो है। योगी जी आप डायरेक्टर भी है, ठीक है, हमने काफ़ी सारी फिल्में डायरेक्ट की है, ठीक है, तो मेरे को आपसे ये जानना है कि आपने पहले भी थिएटर की बात की, ठीक है, तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे सीरीज़ या फिल्म जाती है तो ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? देखिए उसमें क्या होता है रेवेन्यू में, जैसे ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर आप, ये नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स आपको पैसा नहीं देता है कि रेवेन्यू पे पैसा देगा, वो आपकी सीधा चीज़ खरीदता है। ओके। Amazon है वो भी आपकी सीधा चीज़ खरीदता है, हॉटस्टार है वो भी आपकी चीज़ खरीदता है।
तो यहाँ पे भी क्या है, अभी जो हो गया है ना, ये यहाँ पर भी देखो पैसों वालों का गेम है सब। अगर मुझे कुछ आता है, अगर मैंने किसी न्यू कमर को लेकर फिल्म बनाई, जैसे मेरी बकलोल बॉयज है, मैंने जो फीचर फिल्म बनाई, वो बहुत कमाल की फिल्म है, लोगों को बहुत मजा आता है, उनको पता नहीं चलता 1.5 घंटा कहाँ से चला गया। लेकिन मेरी सेटबैक ये थी कि भाई जो मैंने पैसा कमाया था, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं अपनी चीज से, और मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूं, मैंने जो पैसा कमाया उसी में लगा दिया। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं उसके अंदर सेमी नोन भी ले सकूं। ओके। तो अगर आप कहीं ढंग की जगह जाते हैं तो सबसे पहले आपको बोलते हैं भाई इसमें स्टार कास्ट कौन है। ये अगर आज आप किसी प्रोड्यूसर के पास भी पैसा मांगने जाओ, वो बोलेगा तू स्टोरी को भाई साइड में रख दे, बता स्टार कास्ट कौन है, क्योंकि उसको पता स्टार बिकना है। करेक्ट। है ना। तो बाकी जो ये छोटे वाले हैं वो आपके साथ उस पे आ जाते हैं शेयरिंग पे, कि वो आपको एक डैशबोर्ड देंगे, आप उनको अपनी फिल्म दो, और ऑलमोस्ट मैं बता दूं आपको, जब तक आप अंदर भी पैसा नहीं खिलाते उनके अंदर भी, साफ शब्दों में, तो आपके फिल्म को वो नहीं लेते हैं, और वो भी नीचे वाले खा लेते हैं। वो कहते हैं हमारे पास तो 50 आ रहे रोज के, हमें भाई तेरी फिल्म डालने की जरूरत क्या है, ऐसा कमाल का क्या है तुम्हारे पास। और वो देने के बाद भी मैंने बहुत सारे मेरे ही मिलने वाले लोग हैं कि जिनको वहां से 5-10 लाख रुपए दिया कि चलो कुछ तो आएगा, वहां से 1 रुपया नहीं आया उनको कभी। मेरे दोस्त को उसने 5 लाख रुपए दिए, उसने डलवाया, उसको 6 महीने बाद या साल भर बाद 1200 या 1500 रुपए का दिखाया उन्होंने, जिसमें कि TDS भी कटेगा। अब आप सोच लीजिए वो क्या करेगा आदमी। तो फिर जो फिल्में बना रहे, सीरीज बना रहे, उनका फायदा, उनका अर्निंग कैसे होता है इसमें फिर? देखिए जो फिल्में और सीरीज बना रहे हैं, क्या होता है, कुछ लोग बाहर से आते हैं, उनको बहुत शौक होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे कई लोग किसी के साथ कुछ भी, भाई मेरा तो घर चलेगा, उसको बड़े बड़े सपने दे देते हैं, 1 करोड़ में उसको 20 करोड़ बना देते हैं। अच्छा। और पता उनको कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो बाकियों का राशन डलवा दिया ना घर में। और जो बाहर से आया, इसीलिए इंडस्ट्री ज्यादा बदनाम है, और सही लोगों के हाथ में कभी कोई पड़ता नहीं है। क्योंकि जो ज्यादा बतौलेबाज आदमी होता है ना, जो जिसको कुछ नहीं आता, उसको बातें करना बहुत कमाल का आता है। वो वहां फंसाया, उसने वहीं बाजा बजा दिया उसका, ये समझ लीजिए आप। और अगर वहां पे देखिए, अगर आप नेटफ्लिक्स हो या आपका अमेजोन हो, अगर आपको वहां पे डालनी है ना, तो उनके खुद के क्राइटेरिया इतने बड़े कि आप पागल हो जाएं जाके। या तो बड़े बैनर हैं तो वो तो 2 मिनट में आपके पास खुद ही आ जाते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका उतना रुतबा है। या फिर आप 20 करोड़ का कुछ बना रहे हो, 15 करोड़ का कुछ बना रहे हो, उसमें आपने स्टार लिए हो, तो आप जाके एक बार को बात कर सकते हैं। आपकी चीज में दम, देखो यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आपका 100 करोड़ हो या 2 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, सिर्फ एक 200 रुपए की पेन ड्राइव में है जी। हवा में है सारा पैसा। वो आपको करोड़पति भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, क्योंकि फिल्म तो उसी के अंदर आ गई। लोगों ने काम किया वो एक अलग चीज है, पैसा लगे, लेकिन इस जरा सी इतनी सी चीज के अंदर आपका पैसा है सारा। ऐसा नहीं है ना, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, चलो 100 करोड़ की थी, 60 में तो जाएगी, लेकिन अगर ये चल गई, तो जैसे कंतारा वाले के पास अपनी पहली फिल्म में एक्टर को पैसा देने के लिए था ही नहीं, तो उसने मजबूरी में खुद किया वो। करेक्ट। यहां पर भी इंडस्ट्री में किस्मत भी बहुत फैक्टर करती है आपकी। अगर किस्मत आपकी, शुक्र आपका तेज है, तो आपको भाई सब कोई नहीं रोक सकता। और नहीं है तो फिर कितने भी बड़े, कितना ही टैलेंट हो, कुछ भी हो, आप सब धरे रह जाते हैं यहाँ पे। किस्मत का भी बहुत फैक्टर रहता है यहाँ पे। आप इंडस्ट्री में ये चीज बहुत होती है कि भाई ये मेरे लिए लकी है। एक हीरोइन थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनको फिल्मों में सिर्फ आधी बार लिया इसलिए जाता था कि भाई ये जिस फिल्म में होती चल जाती है। अच्छा। अब इसे अंधविश्वास का हो, क्योंकि देखो जब आदमी अपना करोड़ों रुपए लगा रहा होता है ना, तो वो सारी चीजों को जो है ना जोड़ के इकट्ठा करके करता है। करेक्ट। कोई नुकसान नहीं उठाना चाहता। तो यहाँ पे उससे पैसा, तो अगर आपकी चीज में दम है तो वो बिक जाती है, नहीं है तो भाई वो फिर आप या यूट्यूब पे डालो, छोटे मोटे उनको दो। तो बस अभी हो सकता है कि भाई मेरा प्रोड्यूसर में नाम आ गया, ये मेरी फिल्म है, नाम आ जाता है बस स्क्रीन बस पे। वो है, बस ये कि आपका स्क्रीन पे नाम आ गया कि भाई ये मेरा है। इतना लोग इतने के लिए बहुत खुश हैं, वो बस इंडस्ट्री का एक पार्ट बनना चाहते हैं। थोड़ी लाइमलाइट आ जाती है। बिल्कुल आती है, क्योंकि देखिए आप छोटे मोटे, अगर आज आप करोड़पति हैं, आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अगर आपके पास 500 करोड़ है, लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा आदमी निकलेगा ना, और जिसने 10 काम किए होंगे, लोग सर एक फोटो हो जाए क्या, करेक्ट। चाहे वो रेंट के घर में रह रहा है, लेकिन उसको लोग जानते हैं। तो वो चीज लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करती है लाने के लिए।
इसलिए लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं कि मुझे भी वही चाहिए, लोग मेरे साथ फोटो खिंचाएं, मेरा साइन लें। प्रोड्यूसर को भी लगता है कि लोग यार मेरे आसपास सर सर कर रहे हैं, एक से एक खूबसूरत लड़कियां मुझे सर सर कर रही हैं, सर कॉफी पीने चलेंगे, ऐसा वैसा सब। ट्रू। तो इसीलिए वो यहाँ है, क्योंकि पैसा तो उन्होंने कमा लिया है। अगर उस पैसे का आदमी ने fame 100 भी- करोड़ लगा के अगर कमाया हुआ है, उसने 50 लाख 2 करोड़ आप पे खर्च भी कर दिया, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? पीनट्स भी नहीं है उसके लिए। बिल्कुल नहीं। और आप हर एक इंसान से, अगर गांव में भी होगा, आप उससे भी पूछे ना, शौक सबको रहेगा इंडस्ट्री का। सबको रहता है वो, बड़े से बड़े आदमी को, छोटे से छोटे आदमी को रहता सबको अंदर वो एक इतनी सी एक टीज तो रहती है यार कि कुछ तो कर जाऊं, मेरे अंदर ये टैलेंट है। है। जिंदगी में हर एक इंसान ने एक बार तो सोचा रहेगा कि एक्टर बन जाओ बिल्कुल या कुछ बन जाओ, इंडस्ट्री रिलेटेड बन जाओ। बिल्कुल कि मैं इंडस्ट्री में एक बार अंदर पहुंच जाऊं, Yes. बस मुझे इसका पार्ट बनना है। वही करोड़ों लोग यहाँ पे सपना लेके आते हैं, उसमें से कुछ ही निकलते हैं, क्योंकि सपना देखना और उसके ऊपर काम करके सपना देखना, दोनों में फर्क है। बहुत फर्क है। मैंने बोला ना, मेरे साथ के लोग यहाँ से चले गए हैं, कितने गए हैं। वो मुझे, जब मैं स्ट्रगल करता रहता था तो वो छोटे मोटे कामों में घुसे, कुछ किया तो मुझे बोलते थे यार तुम पागल हो यार, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, चल कहीं पे कुछ नहीं हो रहा तो कहीं पे स्पॉट बॉय, मतलब ऐसे इस तक का बोला उन्होंने कि यार चल तू कहीं पे, नहीं तो कास्टिंग में लग जाए। लेकिन मुझे ना मेरा फोकस पता था, मुझे मेरा फोकस पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास वो टैलेंट है कि थोड़ा टाइम लेगा लेकिन वो निकल जाएगा। उसके लिए मैंने ब्रोकरेज का काम किया कि अपने घर का खर्चा इधर से निकले लेकिन सारा टाइम वहां रहे। मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी, फिटनेस की, मैंने जो छोटे मोटे जहां से जो काम हो सकता था वो करता था और सीधा उसमें होता था, क्योंकि मुझे भी 6 पता नहीं 7 साल तक काम नहीं मिला कुछ भी कि मैं ये कह सकूं कि मैंने 50,000 रुपये कमाया। तो उस फेज में कभी क्विट करने का दिल किया था? नहीं, मोटिवेटेड कैसे रखते थे आप अपने आप को? क्योंकि 7 साल काम नहीं मिलना, 7 साल एक बहुत बड़ा टाइम हो गया, ठीक है? उस बहुत टाइम में बड़ा। काम नहीं मिलना, और फिर आपको यहाँ पर रहना, जिसके लिए आपको रोज खर्चे चाहिए। जी, क्योंकि बहुत से लोग तो 7 साल तो छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत से लोग 1-1.5 साल में क्विट कर देते। आप वो फेस सस्टेन कैसे किया, क्यों किए? देखिए एक चीज होती है कि ना, जब आप ना किसी भी काम में जाएंगे, कोई भी काम हो, वो आपको ना बहुत परेशान करेगा, आपकी जान निकाल देगा। काम की अपनी खुद की खासियत होती है, चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे मेरा इंडस्ट्री का, लोगों के अपने काम होते हैं, वो भी आपको परखता है और मुंबई भी आपको परखती है कि आपके अंदर औकात कितनी है। मैं देख, अगर आपके अंदर वो दम है कि आप उस टाइम तक रुक पाओ, तो वो आपको जी भर के देती भी है। मैं लोगों के लिए लिखा, उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना के फ्री में लिखवाया, मेरे ही सामने मेरी फ्री की चीज़ दूसरे को बेच दी 5 लाख रुपए में, और मुझे कुछ नहीं मिला है। और जबकि मैं उनके लिए लिखने के लिए अपने घर से 3 किलोमीटर दूर तक जाता था, धूप में पैदल उनके घर, कि चल यार कुछ तो मिलेगा। तब भी कुछ उस तरीके के लोग थे। मैं आज यहाँ पर हूँ अपनी मेहनत से, आज वो वहीं के वहीं कचरे में हैं जिन्होंने ये करवाया, क्योंकि टैलेंट उनके पास नहीं था ना। मैंने अपना टैलेंट धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाया भी। मैं आज सिर्फ चेंजेस करने का स्क्रिप्ट के अंदर, कि अगर किसी की 10 करोड़ की फिल्म है तो मेरे पास इसलिए आता है यार उसने थोड़ा बेवकूफ़ों की तरह लिख दिया, इसका बजट कम, मैं उसके लाखों रुपए लेता हूँ सिर्फ चेंजेस करने के। बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी योगी जी। मैंने छोड़ा नहीं उसको, कि मुझे पता है कि ये मुझे आता है, बस मुझे यहाँ ये ध्यान रखना है कि मुझे सरवाइव करके सही जगह तक पहुंचना है। मैंने पार्ले जी का पैकेट 3-3 दिन चलाया पानी में डाल के लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ा। फिर काम को भी लगने लगता है कि नहीं यार, इसके पास तो कुछ है, इसको देना चाहिए, फिर आपको सामने से काम आने लगता है। आपकी स्टोरी है ना, आजकल के जो नए बच्चे हैं जिनमें पेशेंस लेवल थोड़ा कम है, ठीक है, आजकल के बच्चे देखते हैं 6 महीने में अगर कुछ चीज़ नहीं बन रही है क्विट कर देते हैं। ये शायद से इनको बहुत काम आएगी, जो नई जनरेशन है। पेशेंस रखो, बिल्कुल हो जाएगा। पेशेंस रखने के साथ साथ मैं एक न्यू जनरेशन को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए कोई भी हो, मैंने एक बहुत बड़े उनका कोट पढ़ा था, वो मेरे ना जहन में बचपन से है। उन्होंने बोला कि मायना ये नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो। अगर एक मोची है, वो 500 रुपये दिन के कमा रहा है और 10 जो हैं वो 10 रुपये दिन का कमा रहे हैं, वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो स्किल ठोकने का ना हुनर जानता है। एक आदमी चाय बना रहा है ना,
तो उसकी दुकान पे अगर ग्राहक 10 पे नहीं है तो वो चाय बनाने का हुनर जानता है। तो आप जो भी काम करो ना उसमें पागल हो जाओ। अगर आप नहीं यार इस वाले में नहीं, वो वाला मेरा दोस्त जो करता है ना उसमें बहुत पैसा है, फिर 4 दिन बाद नहीं यार इस वाले में ज्यादा, ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा। आप 2 दिन में 2 साल में 5 साल में कुछ नहीं सीखते हैं। हर काम में पैसा है, हर काम में। बस आपको ना उसको पागलपन की हद तक जाके करना है। True. कोई भी काम हो वो, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए अभी नए हैं, आप दूसरों को देखते हैं भाई लाखों व्यूअर्स हैं, आप ये नहीं देख रहे कि भाई वो कब से लगा पड़ा है Correct. और उसकी जर्नी क्या रही है कि उसने वो जब वो कोई जानता भी नहीं था, आप उनको देख के आए तो वो क्या बड़ा रिस्क लिया होगा उस आदमी ने अपनी लाइफ के ऊपर। उसने 3 साल भी खराब किया, अगर वो कहीं जॉब करता लाखों रुपए कमाता, वो हटा नहीं अपनी उससे। तो वो हमारे अंदर वो होना चाहिए। True. अगर वो 7 साल मैंने अगर 2 रुपए भी नहीं कमाए, सिर्फ ब्रोकरेज करके किसी को कुछ सिखा के इधर उधर से जैसे तैसे जुगाड़ करके किए, अगर मैं वो खुद जॉब करता तो कम से कम कई लाख तो कमा लेता। अगर 25-30 हजार रुपये महीने की जॉब भी करता तो इंडस्ट्री में भी आराम से। लेकिन मेरा वो फोकस ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब एक बार में आ जाएगा वापस जिस दिन मेरा टाइम आएगा। True. क्योंकि मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा था। तो आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, बाकी सब होता है। बिल्कुल। तो योगी जी, क्या आजकल के डायरेक्टर्स स्टोरी से ज्यादा स्टार किड्स पे फोकस कर रहे हैं? एक्चुअली बिकता वही है ना। ओके। और आपको एक बार बता दूं, ऐसा नहीं कि आप जो डायरेक्टर हो जाके स्टार किड को बोलेगा हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी एक लॉबी है। जैसे कि आप देखें, करण जौहर की एक अलग लॉबी है, Yes. अक्षय कुमार की अलग लॉबी है, सलमान खान की अलग लॉबी है। ओके। और जो किड भी है ना, आप अगर जाओगे भी ना तो आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी रिस्क नहीं लेने चाहेंगे। आप करोगे क्या क्या नहीं करोगे, उसको रिलीज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो डायरेक्टर भी अब देखें सारे ज़्यादातर यंग हैं। वो आपको लगता है कि वो कहीं से सीख कर रहे हैं, नहीं भैया, वो भी जो करण जौहर के यहाँ बैठे हैं ना, वो मर्सिडीज से आते हैं। डायरेक्टर भी वो उसको खड़े होकर ये देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे काम होता है, वैसे काम होता है, फिर उसके बाद वो डायरेक्टर बन जाते हैं। अच्छा। वो सब आपस में दोस्त हैं। वो डायरेक्टर भी भैया वो उसने कोई स्ट्रगल नहीं की है उन्होंने, इसीलिए तो जो अभी आप कुछ कचरा फिल्में देखें तो वो उसका रीजन वही है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है। देखिए, आपने देखा क्या सिनेरियो यार, क्या स्क्रीन है, क्या वो दिख रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो तो जो डीओपी है वो तो उसका काम है। करेक्ट। जो बाकी आपने जो लोकेशन ली है वो तो लोकेशन है ही महंगी, आपके पास होगी करोड़ों रुपए है। एक डायरेक्टर का मतलब ये है कि अगर किसी लड़की को भी सिखाता हूं ना कि भाई ये वाला डायलॉग करना है, मैं उसको बकायदा लड़की की अदा में करके बताऊंगा तुमको इतना चलना और इतना आना है, और ये ऐसे करती है लड़की। पहले मैं आपको डायरेक्टर बनने के लिए आपको पहले एक अच्छा राइटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक स्टोरी को नहीं जियोगे तब तक आप फिल्म नहीं बना सकते। आपने खरीद इससे ली, ये कैमरामैन है, ये आपकी शेड्यूलिंग करता है, ये आपका भी संभालता है, वो हीरोइन है, उनको आपने स्क्रिप्ट दे दी। अरे भाई उनको क्या पता, जो उन्होंने पढ़ा अपने हिसाब से बोल दिया। लेकिन जो कैरेक्टर जब किसी ने लिखा है उसका स्क्रैच वो ही जानता है जिसने उसको किया है। ट्रू। तो जब तक आपको खुद उस कैरेक्टर को नहीं जियोगे तब तक आप कर नहीं पाओगे, उसको बता नहीं पाओगे किसी लड़के को या लड़की को कि भाई आपको क्या लिखना है या क्या करना है, आपको क्या इसके अंदर आपको करना चाहिए एक्ट। पहले तो आप ही उसको सिखाओगे, वो ब्लैंक है, उसको पहले ही बोल दो कि भाई तुम ब्लैंक हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हारा नाम राजा है तो तुम राजा नहीं हो, तुम रवि हो, और रवि ऐसे चलता है, और जब वो टेढ़ा चलता है तो जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी नाक टेढ़ी होती है, उसको ये भी सिखाना पड़ता है। अच्छा। तभी तो वो कैरेक्टर में जियोगे। आपने तो एक डायलॉग बोलना क्या है, यहाँ के आप जितने मर्जी एक्टर देख लो दिन में 3-3 शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कैरेक्टर को जिए होंगे। हॉलीवुड में एक फिल्म आदमी एक बारी करता है तो उसको वो जिंदा कर देता है कैरेक्टर को, क्योंकि वो एक बार में एक ही फिल्म कर रहा होता है। यहाँ पे इन्होंने फिल्म पढ़ी, आपको हर फिल्म में यहाँ के एक्टर वही दिखेंगे जो हैं, जो रियल लाइफ में वही वही दिखते हैं। इसलिए अब लोगों ने बाहर वालों को पसंद करना शुरू कर, क्योंकि वो ऐसा, अरे यार ये तो उस फिल्म में ऐसा दिख रहा था। आप एल पचिनो को देखें, आप रॉबर्ट डिनेरो को देखें, आप और जितने भी हैं, आप जॉनी डेप को, वो दिखते हैं कि भाई ये सच में ऐसे होंगे। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि स्टार ने अगर एक बार डायरेक्टर को बोल दिया ना मैं ये शॉट क्यों दूं, तो डायरेक्टर की हिम्मत नहीं है वो बोल दे के भाई नहीं सर मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि वो अगली बार डेट ही देगा 3 साल तक आपको। ऐसा भी होता है?
ऐसा ही होता है, डायरेक्टर की कोई औकात नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो इससे क्या उस सीन या उस फिल्म पे फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ेगा, तभी तो फ्लॉप होती है वो। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर हूं, मेरे को पता है कि मेरे सीन की ये डिमांड है, वो एक्टर मुझसे पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि मैं इसमें ठीक नहीं दिख रहा। ओके। भाई ये ठीक दिखने के लिए नहीं है, पब्लिक को तेरे साथ टच करने के लिए, तेरी स्टारडम के लिए नहीं है। करेक्ट। स्टारडम भी तुम भी जानो, बेवकूफी मत करो कि ये देखो कि भाई अगर वो सीन ऐसा होगा तो ही लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, नहीं तो कहेंगे भाई ये तो जो था वही करके निकल गया। और इसलिए चीजें गड़बड़ हो रही हैं। अभी आप देख लो, आप खुद ही गालियां देते हैं ना कि नेपो किड को कहो या किसी को भी, क्योंकि कोई एफर्ट्स ले ही नहीं रहा ना डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर भी सब एक जैसे यंग हैं, उनको भी कुछ नहीं पता है, बाहर खड़े होके सुट्टा पी रहे होते हैं और बस ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। मेरी कई 2-3 बार, जैसे मैं गया किसी के पास तो उन्होंने मुझे बोला स्टोरी के लिए, तो मैं गया उनके पास, तो मुझसे बातें बातें कर रहे थे। तो भाई वो, उनको लगता है वो तो भाई करोड़पति है और हम जो है नॉर्मल तरीके से आए हैं, तो ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे नहीं ऐसा। तो मैंने ना अच्छा बोला, उसको बोला कि अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, ऐसे लिखा क्यों है तुमने, ये तो राइटर से पूछना पड़ेगा ना, तू क्या कर रहा है। राइटर ने पैसा ले लिया, 40 करोड़ तेरा लगने वाला, अगर राइटर को पूछवाना है तो राइटर को डायरेक्ट करने दे। बराबर है। जब तेरे को ही नहीं पता तो तू इस एक्टर को क्या सिखाएगा, क्या बताएगा। मैं अपने सेट पे कभी किसी को स्क्रिप्ट नहीं देता, क्योंकि उससे पहले मैं 10 दिन तक उनकी रिहर्सल करा रहा होता हूँ सिर्फ। अच्छा। मेरी पूरी टीम सिर्फ रिहर्सल में होती है, वहां पे जाके मेरे एक्टर को ही पता था, बस ये बताओ कि मार्क कहाँ है। क्योंकि उनके जहन में आपको बैठाना पड़ता है, आपका बजट बचता है उससे। बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, अगर आपका 50 करोड़ का अगर है, या आपका 20 करोड़ का है, या आपका 2 करोड़ का है, अगर आपका 3 दिन का शेड्यूल बढ़ गया तो आपका सीधा 50 लाख 30 लाख घुस गया उसके अंदर। और प्रोड्यूसर की अगर मान लो औकात नहीं है, यहाँ पे कई प्रोड्यूसर सिर्फ इसलिए बर्बाद हुए हैं कि उनको 3 करोड़ बोला है। आज एक्टर कह रहा है मेरे तो पेट में दर्द है, मैं तो नहीं आ रहा, सेट पे नहीं पहुंचा। हम जब कोई बजट बना के किसी को देते हैं, तो अगर 8 करोड़ की फिल्म है तो हम उसको 12 करोड़ का बजट बना के देते हैं कि 4 करोड़ पहले बताते हैं कि ये फालतूगिरी में जाने वाला है, तो तू 12 करोड़ की ही फिल्म समझना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस या कुछ आगे डिले हो गया किसी चीज कुछ भी डिले हो गया, या एक्टर का मूड नहीं आया, किसी ने कुछ फकॉल कर दिया, तो भैया चलो अगले दिन का शूट या आगे का शूट। बहुत सारी फिल्में जो पूरा शूट होके रिलीज नहीं होती है, तो उससे कितना लॉस होता है और बेयर कैसे करते हैं, क्योंकि पैसा तो चला गया। क्या उसमें एक्टर्स को पैसा मिलता है? देखिए, हिंदुस्तान में कम से कम मेरे हिसाब से ना, अगर मान लीजिए अगर जनवरी 1 को अगर नारियल फूटने शुरू होते हैं, तो एक साल में कम से कम 1000 नारियल फूटते हैं फिल्मों के। मैं कम से कम बता रहा हूँ, उसमें से सिर्फ 10 होती हैं जो थिएटर तक पहुंचती हैं, और बाकी क्यों? सब इधर उधर। वो reason? उसमें से 80% तो बनती ही नहीं है। बनती नहीं है एज इन? बनती इसलिए नहीं है कि आधे लोग तो बाहर से सिर्फ इसलिए आए हुए होते हैं कि भैया उनको स्टारडम देखनी है, और उनको हीरोइनों का चस्का होता है, नई नई लड़कियों को लेते हैं। ओके। तो पहले ही डायरेक्टर को बोल देते हैं भाई पूछ लेना कुछ चीज के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए। और सिंपल सी बात है, वो कोऑर्डिनेटर को बोलता है, कोऑर्डिनेटर सामने बोलता है कि भाई वहां पे पहले ये चीज है, बाकी तो हीरोइन तो बाद में बनोगी। तो जो उसके लिए रेडी है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको काम मिल जाएगा, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, क्योंकि वो अपना पैसा वहां सिर्फ फिल्म बनाने आया ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। कई फिल्में सिर्फ इसी चीज में डब्बे में चली जाती हैं। और लड़की को पता है, वो तो सीधा बोलते हैं, यहाँ पे सब माइंड वॉश होता है। वो सीधा बोला जाता है कि भाई एक बार बता, ये 4 लड़की हैं, चलो बड़ी हीरोइनों को ही ले लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये कोई कंट्रोवर्सी वाला भी बात नहीं है। 4 हीरोइन है बड़ी, मान लीजिए मैं 500 करोड़ रुपए फिल्म पे लगा रहा हूँ या 100 करोड़ लगा रहा हूँ, मुझे ऐसी ये कौन सी हीरोइन है जो मेरी ये फिल्म चला देगी, मैं इसको 4 करोड़ दे रहा हूँ। उसने आके सिर्फ नाचना ही है। हमारी फिल्मों में हीरोइनों का कोई काम नहीं होता। तो भाई मैं इसको क्यों ना ले लूं, तेरे को ही 2 करोड़ रुपए क्यों दूं? मेरे पास तो 8 ऑप्शन सामने हैं, मैं तुमको ही क्यों दूं? तुमसे तो नहीं चलने वाली मेरी फिल्म। अब आपको काम चाहिए तो आ जाओ।
क्या काला सच है बॉलीवुड का? देखिए, ये काला सच बॉलीवुड का नहीं है। एक्चुअली पूरी दुनिया में लाइमलाइट सिर्फ यही है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब जगह का। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में भी जाएंगे ना, जब नीचे 4 एम्प्लॉई है तो बॉस एक को ही आगे बढ़ाता है फीमेल्स में। वो ही क्यों बढ़ रही, जबकि सबको सब गाली दे रहे हैं, टैलेंट तो उस आदमी में था, उस लड़की में था, ये क्यों आगे बढ़ी? क्योंकि हमारी सबकी पूरी दुनिया की नजर ही सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पे रहती है ना। हम उसका सच जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या खा रहे हैं। अरे यार, वो इंसान है भाई, वो भी वही कर रहा है। तुम उस एक्टर से प्यार नहीं करते, उसकी हकीकत अगर जान लोगे तो तुम शायद गाली दे दो। तुम उस कैरेक्टर से प्यार कर रहे हो। ट्रू। लोगों को ना ये समझना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ एक एक्टर के पीछे मत दौड़ो। आपने जो फिल्म देखी, फिर आप जिसको पसंद नहीं करते, फिर आप उसको गाली भी दे रहे होते हो उसकी फिल्म में, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी चीज में कर लिया था। वो रियल लाइफ में कैसा है वो एक अलग चीज है। करेक्ट। मैं अभी भी नाम नहीं लूंगा, एक काफी पुरानी बात है, एक सीरियल आता था, तो मेरी एक फ्रेंड थी अच्छी, तो हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे। मैंने उसके सीरियल के बारे में उसको छेड़ने के लिए गाली देना शुरू कर दिया, मस्ती में, गाली भी नॉर्मल, कि नहीं और वो तो ऐसा है, वो डफर है, इसको इनको प्यार व्यार का। उसने लिटरली रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे इतना प्यार करती थी। मतलब सोचो, उस कैरेक्टर, उस आदमी के, नहीं तेरे को पता नहीं है प्यार वही करता है, तो उसको कैसे बोल सकता है? रियल में उस आदमी की तीसरी शादी है। तो आप सोचो कि ये, मतलब आप इसको गधा बोलोगे कि क्या बोलोगे? आप कैरेक्टर से प्यार कर रहे हो। ट्रू। वही कैरेक्टर एक रोल में हीरो है, वही कैरेक्टर सेकंड फिल्म में विलन है। हेट से लव से सीधा हेट पे पहुंच जाते हैं वो चीज। अगर वो मान लीजिए जिससे आप प्यार कर रहे हो, अगर वही मैं अगर उसको साइको फिल्म में ले लूं, जो लड़कियों को चाकू मार रहा है, आपका एकदम सीधा ही दिमाग बदल गया, रहा यार ये तो वाहियात आदमी है। करेक्ट। जब स्क्रीन पे वही देख रहे हो, वो आपका दिमाग आपको बता रहा है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है। ट्रू ट्रू, ये बहुत सच है, क्योंकि भाई सबके साथ ऐसे ही होता है। बिल्कुल। क्योंकि आप उस टाइम पे इतना फोकस रहते हो उस चीज में कि आप भूल जाते हो कि वो एक असल जिंदगी में कुछ अलग इंसान है। भाई आप 2 घंटे के लिए देखिए, जब आप कभी मैजिक देखने जाते हैं, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा, जब कोई बड़ा जादूगर होता है ना, वो वहां बैठ के सिर्फ आपको एक ही बात बताता है सबसे पहले, अब 2 घंटे जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा तुम वही सुनोगे, और जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अब तुम वही देखोगे। यस। तो वो मैजिक है जो हम देख रहे हैं। ट्रू। वो सपनों की दुनिया में हम जाना खुद चाहते हैं, इसलिए हम वहां गए हैं। बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने। क्या इस इंडस्ट्री में सच बोलना थोड़ा रिस्की है? थोड़ा नहीं, सारा ही रिस्की है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं बहुत सारे लोगों के सच जानता हूं, और अगर मैं वो सामने ला दूं, तो मेरा करियर खत्म। अच्छा। करेक्ट। सब जानते हैं फिर भी कुछ नहीं जानते हैं। ओके। और हम तो कुछ है ही नहीं इंडस्ट्री में, हम तो भी पैदा भी नहीं हुए। जो बड़े बड़े हैं वो भी सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि आप जिस तालाब में रहते हो ना, उन मगरमच्छों से कभी बैर नहीं ले सकते आप, क्योंकि उनके लिए आपको बर्बाद करना 2 सेकंड का काम है सिर्फ। तो मतलब शांत रहना, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ चुपचाप आप अपना काम करते रहिए, सबको रिस्पेक्ट देते रहिए। अगर किसी ने गलत भी किया है तो भी रिस्पेक्ट दो, हाथ जोड़ो, निकल जाओ। दैट्स इट, बस। आपको पता है कि आपके साथ उसने गलत किया है, लेकिन वो उस पावर में कि आपकी औकात नहीं है कुछ भी, तो भी पैर छुओ और ये दिखाओगे हमें पता ही नहीं कि आपने क्या किया हमारे साथ, अगर आपको वहीं टिकना है तो। क्या इसीलिए आउटसाइडर्स के लिए बॉलीवुड थोड़ा अनफेयर है? बिल्कुल। देखिए, आउटसाइडर और इनसाइडर कुछ नहीं होता है। Okay. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अभी एक नेता को गाली दे रहे होते हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, लेकिन आपके पास भी तो वो छूट है, वो आप बन सको। उसने कब बोला कि भाई तुम नहीं बन सकते? मेरे में अंदर गट्स था, मैं पहुंच गया यहाँ पे। अगर शाहरुख खान को आप देखें तो आज उसके बच्चे नेपो किड्स बने हैं ना, जो उसके लिए बोला जा रहा है। शाहरुख खान तो ऐसे ही आया था जी। और वो नहीं है, 1000 ऐसी हैं। राजकुमार राव को देख लो आप,
नवाज को देख लो, अब जिसको भी देख लो, कुछ ही तो हैं जो नेपो किड वाले हैं, वो तो अब आई है ना जनरेशन। यस। मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, बकलोल बॉयज। क्या उस फिल्म को अंडर एस्टिमेट किया गया था? देखिए, अंडर एस्टिमेट तब वो जब वो मार्केट तक पहुंच ही पाए, क्योंकि जब पैसा है आपके पास, मेरे जो जहां जहां जैसे वो एडिट होती है, कुछ और लोग होते हैं जैसे हम लोगों को दिखाते हैं कि यार हम रिव्यू जानना चाहते हैं पहले अपनों से कि कैसी बनी है, तभी तो आपको मार्केट पता चलेगी। आप 10 नॉर्मल लोगों को दिखाते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, यार जरा बताना कैसी है, वहां से सबसे रिव्यू बहुत अच्छा आया है। ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं उसको वहां तक पहुंचाऊं कैसे, बड़ी जगह तक, क्योंकि मैंने बनाई इतने बड़े छोटे से उसमें वो। लेकिन अगर यही चीज मान लो, अगर आज मेरी बकलोल बॉयज अगर कोई बड़ा वाला कहे हाँ यार मतलब इतनी खास तो नहीं है, क्योंकि देखो यार एक 100 करोड़ की फिल्म है और एक 20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की फिल्म में कुछ तो फर्क होता है, आप उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते। लेकिन अगर कोई आज बड़ा बंदा बोल दे अरे यार चल ठीक है मैं इसको प्रोड्यूस कर देता हूं, प्रोड्यूस इन द सेंस कि चल इसको यहां पे डाल दे, कौन मना कर देगा? डल गई, लोग देखेंगे, पसंद आ जाएगी। आपने विक्की डोनर देखी है? जी। विक्की डोनर कितने सालों तक पड़ी रही ऐसी, जॉन इब्राहिम को दिखाई, किसी का जुगाड़ था, वहां पहुंच गए, उनको अच्छी लगी, उसने कर दी रिलीज। आज आयुष्मान, आयुष्मान बन गया, 4 बार अपने घर जा चुका है, मुंबई छोड़ के आयुष्मान। आपका टैलेंट तो बाद में आएगा, पहले वहां तक पहुंचने की आपकी वो औकात तो हो। कितना डिफिकल्ट है वहां पहुंचना? वहां पहुंच ही नहीं सकते आप। और या तो मैं 100-200 करोड़ वाला आदमी हूं, 20 करोड़ लगा दूं तो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए ऊपर तक करके कि भाई कुछ तो करो मेरे लिए, तो शायद कुछ हो जाए। और ऐसा क्या करना पड़ता है पहुंचने के लिए उस स्टेज पे? देखिए अभी लेकिन इस चीज को ना थोड़ा सा बदल दिया है चीजों ने। ओके। मान लीजिए जैसे अभी क्या है, सीरीजें हैं, फिल्में हैं, अभी ओटीटी पे आ जाती हैं। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने अगर कोई 5 करोड़, मेरे को भी कोई नहीं जानता, मैं आज एक 5 करोड़ की फिल्म बनाता हूँ या एक सीरीज बनाता हूँ और सेमी नोन ठीक ठाक तरीके से बना के उसको ले आता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरी 7 करोड़ में आप ले लो या जो भी ले लो, वो कहता है चल भाई मैं तो नहीं दे सकता 7 करोड़, 4 करोड़ ले ले, मेरा 1 करोड़ का नुकसान, लेकिन मेरी चीज तो वहां पहुंच गई। अब अगली बार के लिए मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया। पर कितने लोगों के पास 5 करोड़ रुपए है? या तो आपकी वहां सेटिंग हो तो एक बात अलग है जी। 5 करोड़ तो मैं आपको एक पीनट्स बता रहा हूँ, बाकी तो अगर आप पंचायत देखें उसमें कौन सा बड़ा स्टार है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा तो लगा ही था ना उसके अंदर। आप एक गांव में जाके शूट कर रहे हो, इतनी बड़ी यूनिट को लेके जा रहे हो, कुछ तो पैसा होगा ना आपके पास, तभी कर सकते हो। तो ये पैसा इतना आता कहाँ से है? अगर कोई बड़ा मतलब बड़े से बड़े कास्ट हो या छोटे से छोटे कास्ट हो, तो अगर कुछ बड़ा बैकअप है नहीं तो ये पैसा जनरेट कहाँ से करते हैं लोग? स्ट्रगल ही करते रहो उसके लिए, किसी के पास जनरेट कहाँ से करेगा? आप जाके कोई अगर फंस गया आपसे प्रोड्यूसर, मुंबई का तो कोई फंसेगा नहीं, आप बाहर ही जाते हो लेने के लिए प्रोड्यूसर। और आधी बार लोग इसलिए भी लगा देते हैं कि यार उनको ले रहे हो तो हम तो उनके साथ फोटो खिंचवाने तक के लिए लोग बात कर लेते हैं। तो ये भी होता है इंडस्ट्री में कि फोटो खिंचवानी? नहीं, वो जो प्रोड्यूसर है कि भाई मैं इसका फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, मैं बैठूंगा, सब मेरे पास बैठेंगे सब कि ये लोगों को बस मैंने खाली पर्दे पे देखा है, आज ये मेरे लिए भी काम करेंगे। वो सिर्फ अपने उस शौक के लिए कर देता है। अगर आपके पास अभी अगर 10 रुपए में आपको अगर कोई बड़ी चीज मिलने लग जाए तो आप छोड़ेंगे क्या? क्योंकि आपके लिए उसकी वैल्यू नहीं है ना। करेक्ट। तो उनके लिए भी जिसके पास 500-700 करोड़ रुपए पड़ा है, अब आदमी अपने आप को वो कहता है यार मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन मैं लोगों मुझे जाने कैसे। बहुत फेयर पॉइंट है ये, क्योंकि पैसे के साथ फेम तो चाहिए। तभी जब आप गरीब होते हैं ना तो पहले आप पैसे के पीछे भागते हैं, और अगर आपने पैसा कमा लिया फिर आपको लगता है यार अब मुझे लोग जाने कैसे कि मैंने पैसा कमा लिया। गाड़ी तो हर किसी के पास है, मर्सिडीज, खाली ये 4 लोग ही तो जानेंगे ना आपको कि आपके पास वाले गरीब था अमीर हो गया, क्योंकि रोड पे तो 4 मर्सिडीज वाले जा रहे हैं, वो थोड़ी आपको तरफ देखने वाले हैं। तो आपको तो बताना पड़ेगा कुछ करने के लिए, भाई मुझे जानो मैं गरीब से अमीर बनाऊं, या फिर मैं अमीर हूं तो लेकिन मुझे जानो कि मैं अमीर भी हूं। आजकल फेम ने ना मतलब थोड़ा ओवरशैडो कर दिया बाकी सब चीज़ों को। मनी से मतलब लगता है पैसे से ज़्यादा लोग फेम को यहाँ, अगर पैसा यहाँ है तो फेम यहाँ पहुँच जाता है।
अगर आपके पास फेम है तो पैसा आपके पास Fame ऑलरेडी आना ही आ है। गया। आप फेम होगे कैसे? गुंडेपन से तो होंगे नहीं, लोग उस साइड से भी हो जाते हैं। उसमें भी पैसा है फिर। यस। फिर आप फोन करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। कोई सी भी चीज में आप फेम है तो पैसा तो आपके पीछे आएगा, आप नहीं पीछे जाएंगे पैसे के। एंडोर्समेंट्स आएगी, ब्रांड्स आएंगे, बहुत सारी सब चीजें कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। आज जो कभी ये रील्स जो बनाते हैं इन पे सब हंसते थे, क्या गधों की तरह कूद रहे हैं रोडों पे। आज सबको दिक्कत होती है, टीज होती है, क्योंकि भाई उन्होंने अपने आप का मजाक उड़वाया है रोडों पे नॉन स्टॉप सालों तक, तब जाके वो लाखों रुपए कमाते हैं महीने का, तो उनका वो हक बनता है। जिनको आप देख रहे थे ना हंसते हुए, ये क्या गधों की तरह, देखो साले कूले मटका रहे हैं लड़कियां लड़के, साला क्या गंदा गंदा कुछ। भाई फिर आपने उन्हीं को देखना शुरू किया है, तब आपने उनको देखना शुरू किया, तब उनको पैसा मिलना शुरू हो गया। आपने रील्स की बात किया, क्या कंटेंट क्रिएटर्स ने एक्टर्स को ओवरशैडो किया? बिल्कुल, आज एक्टर परेशान है। मैं अपने जिम में बैठा था, एक लड़का आया, अच्छा खासा एक्टर है, सोचिए वो कब से काम कर रहा है, उसे शायद 50,000 रुपये पर डे दिया होगा, और जो रील में जिसको बोलने तक, देखो रील क्या है, आपने 10 टेक लिया और एक लाइन बोली हो गया काम, लेकिन फिल्म का सिनेरियो और थिएटर का सिनेरियो उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन उसको पैसा इसलिए ज्यादा दिया गया कि उसके फॉलोवर हैं उसको वैल्यू मिल रही है। बिग बॉस में भी क्या हो रहा है, कितने एक्टर हैं, रील वाले दुनिया भर के घुस गए हैं, यस। क्योंकि वो चाहते हैं भाई लोग इनको देखते हैं, इनको बुलाते हैं। तो एक्टरों को चिड़न होती है यार, इनको आता कुछ नहीं, लेकिन ये रील में कूद फान मचाते हैं, इनको पैसा मिल जाता है तो योगी जी, आपने रिसेंटली एक यूट्यूब पे अपना एक चैनल ओपन किया विच इज भजनोत्सव जी। जो कि एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। ओके, ये आइडिया कैसा है आपको? एक्चुअली ना देखिए, अभी आप देखिए लोगों को ना सॉन्ग्स में बहुत मजा आता है। ओके। हर आदमी सॉन्ग सुन ही रहा है, तो मुझे लगता है कि यार अगर हम थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करें या चीज़ों को कुछ करें, तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उनको लेके जा सकते हैं। तो भजन अगर आप सुनने के बाद अरे यार ये तो ढोल वोल तब ऐसे मजीरा बजेगा, तो यार उसको आदमी थोड़ा सा हल्के में लेता है। वो आदमी कौन सुनता है, सिर्फ 70-80 साल का, 60 साल का, या सुबह में सिर्फ 5 मिनट के लिए लगा दिया घर वालों ने कि यार चलो दिन की शुरुआत अच्छी हो। लेकिन मेरे दिमाग में है कि यार हम इस चीज़ को, जो हमारा सच में धर्म है या जो हमारी चीज़ है और हमारे पास वो टैलेंट है, और आज जो यूथ है अगर देखे तो ना वो इधर उधर घूम रहा है चीज़ों में, चाहे आप जनजी कहो या कुछ भी कहो, उसको वो अगर आप पूछे ना, जो वो सुन रहे हैं, रैपर्स को सुन रहे हैं, किसी को भी सुन रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछ लूँ ना कि चौथी लाइन में क्या था, तो उसे पता नहीं होगा, बस उसे सिर्फ झूमना है, उसकी बीट्स ऐसी है। तो मैंने कहा हम ऐसा क्यों ना कुछ करें कि उसको भी इस वे में थोड़ा सा धर्म की तरफ लेके आए। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ या मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप थोड़ा सा ना धर्म की तरफ जाते हैं ना अपने, या कोई भी अपने धर्म, तो ना आदमी थोड़ा पीसफुल उसमें आता है। आज सब स्ट्रेस में है। करेक्ट। अगर मैं भी अभी, चाहे मैं अपने भजन सिर्फ काम के लिए भी सुनता हूं ना, लेकिन ना मुझे वो एकदम ना एक शांति देते हैं। मैं रोड पे अगर गाड़ी में जाता हूं तो आज हम सब इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं कि दूसरे को गाली दे रहे होते हैं अगर कोई आगे से निकल जाए तो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में अगर नॉर्मल तरीके से या कैसे भी अगर भजन चल रहा है ना, तो आप पता नहीं अपने आप में शांत हो जाते हैं, आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी। तो हमारा जो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना, ये एक्चुअली ना ये चीजें बहुत कम करती हैं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को ना आपकी स्पीच देने से या आप कुछ कहने से कुछ नहीं होता है, उसको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा दिमागी रूप पे। अगर आप दिमागी रूप पे कहीं नहीं पहुंच रहे हैं ना, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। मैं भजनों के जरिए लोगों को ना दिमागी रूप पे शांत करने का जो हमारा ये है, या जो उनकी एक श्रद्धा है, उसको बढ़ाने के लिए वो है पूरा। या जो आजकल के बच्चे हैं वो जाने तो सही, अपने धर्म के बारे में भी जाने तो सही। क्योंकि आजकल के बच्चों को नहीं जानते, ऑनेस्टली बोलो नहीं जानते, मतलब उन्हें बहुत कम आइडिया है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि धर्म के बारे में, क्योंकि घर पे भी उन्हें उतना नहीं सिखाते।
क्योंकि अब किसी घर में चलता ही नहीं है ना भजन। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप अभी देखें तो सारे जितने भी लोग हैं वो सब बिजी हैं, और जो जिनके घर में, मुझे नहीं लगता कि 70% लोगों के घर में तो बुजुर्ग बचे हुए हैं अभी। अगर वो चलाना भी चाह रहे होंगे तो भी लोगों को अरे नहीं यार बंद कर दे, पता नहीं क्या फालतूगिरी है। शुरू में सुबह 2 मिनट चला दिए तो बात अलग है। तो मैं ये ऐसा देना चाहता हूं लोगों को कि अगर उनके घर में चले ना तो उनको वो म्यूजिक भी शांत करे और भजन भी, दोनों जो उस लेवल पे चीजें मिक्स हों कि लोगों को लगे नहीं यार सुनने में तो मजा आ रहा है। मैंने इसका फीडबैक लोगों से लिया है, ऑनेस्ट लोगों से, कि भाई मुझे मत बोलना कि यार तू मेरा दोस्त है इसलिए बोल रहा हूं, भाई गाली दे देना मुंह पे अगर तुमको लगे साला मेरा 5 मिनट बर्बाद किया। तो लोगों ने बोला कि भाई अब एक्चुअली हम उठते ही सबसे पहले वही चलाते हैं चीजें, वो म्यूजिक भी उसी तरह पे बनाया गया है कि लोगों को ना शांत रखे, लोगों को मजा दे। वो आपका पूरा दिन सेट कर देता है, दिन सेट कर देता है। पॉजिटिविटी में। अगर वो एक्चुअली ऐसा भजनोत्सव का जो म्यूजिक है वो ऐसा कि अगर आप दोपहर में भी अगर थोड़े सैड हैं या आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए, वो सुनोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी चीज है तो आप सुनिए, आप 2 मिनट के लिए अगर आपने मेरे को पकड़ाना वहां पे मेरे चैनल पे जाके, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे मुझे, ये मेरी गारंटी है। फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके? फ्यूचर प्लान्स देखिए जैसे क्या है, अगर अभी हम देखें लोग बैठ के कोई नहीं सुन पाता भजन, ना देख पाता है कोई। हमने हर उम्र के लिए रखा है। जैसे हमारे अगर 70 से 80 साल के आप लोग देखें तो वो अपना आराम से चला के बैठ जाते हैं। उनके लिए एक जो पीसफुल है, शांत में, कि भाई उनको उस लेवल पे लेके जाना है कि उनके दिमागी रूप पे अगर वो भगवत गीता नहीं सुनने जा सकते ना, तो अगर वो हमारे सुनेंगे तो उनको लगेगा वहां पहुंच गए। उसके जो नीचे का आदमी जो अपने ऑफिस से आ रहा है कि भाई मैं फ्रस्ट्रेशन का मारा हूं, गाली खा के आ रहा हूं बॉस से 4, तो अब गाड़ी में थोड़ा सा कुछ सुन लूं, उसके लिए एक अलग म्यूजिक है भजन के साथ, कि वो कहेगा मैं म्यूजिक सुन लेता हूं, भजन तो अपने आप उसके साथ चल रहा है। और जब उस भजन के वो शब्दों को सुनेगा ना, वो अपने आप काम डाउन होता जाएगा। फिर आती हमारी नीचे की जनरेशन, जेनजी वगैरह, ये जो भी है, उनको क्या है, उनको चाहिए भाई कि मुझे दे, शब्द दे पर बीट्स के साथ दे। हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर वो बीट्स से भी अगर हमारे भजन पे आ रहा है तो इसका मतलब वो उनको सुन रहा है, और वो अगर जब वो सुनेगा ना आदमी तो उस पर धीरे धीरे अमल भी करता है। वो जानेगा कि बजरंग बली ने क्या किया है, कि महादेव जी ने क्या किया है, या वो महादेव को, जैसे मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि हम कैरेक्टर से प्यार करने लगते हैं। तो जब वो शब्द सुनेगा ना तो उनको अपने भगवानों से भी प्यार होगा। करेक्ट। तो वो वहां तक जो जर्नी है ना, वो उसको तक पहुंचानी है हमको ये सब। हाँ, हमने ऐसा नहीं कि हमको बस ये टारगेट है, हमको बस अपना बनाना है और हमको ये हर एज के इंसान पे पहुंचाना है। क्या डिवोशनल म्यूजिक मॉडर्न हो गया आजकल? देखिए मॉडर्न हो भी गया है और नहीं भी हुआ है। अगर आप ज्यादा मॉडर्न में जाएंगे तो उसका एसेंस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा Yes. पूरा। आप उसको मॉडर्न, उसमें जैसे अभी आप मेरे भजन सुनेंगे ना, आपको वो मॉडर्न लगेंगे, लेकिन आपको ना वो सिर दर्द नहीं करेंगे। हमने उसको ना उनके तरज के साथ ही रखा है, लिरिक्स के साथ ही रखा है, कि महादेव हैं तो महादेव कैसे हैं आपके और हमारे जहन में पता है, बजरंग बली जी कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, हमने उनका म्यूजिक उनके हिसाब से बनाया है। करेक्ट। तो वो आपके दिमाग को ना ढिंचिक ढिंचिक, आप अगर आप कभी भी, चाहे मैं कहता हूँ जेनजी को देख लीजिए आप, अगर आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे, आप मान लीजिए आप भी इतने बुढ़े तो है नहीं ना, इतने बड़े हुए उम्र में, अगर आप यहाँ से अगर कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकलते होंगे, यहाँ से बस जब तक मुंबई से बाहर नहीं निकले तब तक आपके ढिंचिक ढिंचिक चलता होगा। उसके बाद आप सोचते अरे यार किशोर कुमार लगा दे, जी, राइट, यस। अरे यार एक पीसफुली वाला गाना, चाहे वो न्यू भी होगा, क्योंकि 15-20 मिनट आपका जो कान है ना उससे ज्यादा उसको सहन नहीं कर सकता। करेक्ट। तो हमने इसको ऐसा बनाया, ना तो ये उतना मॉडर्न है और ना ही बिल्कुल नीचे वाला, कि आपको ना सबको सुकून देगा ये। कि अगर आप, ये वो वाला है कि हम इसमें जब ऐप भी लेके जा रहे हैं, कि अगर आप मान लीजिए अगर आप 5 घंटे की जर्नी कर रहे हैं ना, तो अगर आपने हमारा एक भजन चला दिया तो वो आपको वहां तक आपको हटने नहीं देगा, वहां से आप हटाओगे नहीं उसको, वो लॉन्ग जर्नी देगा आपको वो। क्योंकि वो जर्नी इतनी पीसफुल रहेगी, Peaceful आपका है। माइंड क्लियर रहेगा। मतलब आप चीजें, आप दिमाग में बहुत सी चीजें चलेगी नहीं, फोकस्ड। और
इससे बेटर आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप 4 लोग भी है ना, आप रास्ते में भी 2 घंटे तक बात कर सकते हैं। उससे उसके अलावा आप एक इधर खिड़की से झांक रहा होगा, एक उधर, और म्यूजिक चल रहा होगा बस। तो ये वो वाला म्यूजिक होगा जो आपको अच्छा सुकून दे रहा होगा। उसमें अगर आपको थोड़ी देर में लगेगा चले यार कुछ जेंजी टाइप, वो भी है उसके अंदर। आपको नहीं यार चलो पीसफुली सुन, वो भी है उसके अंदर। चले यार मुझे सिर्फ ना तान टाइप का कुछ सुनना, वो भी है उसके अंदर। लेकिन आप उसके जरिए कर क्या रहे हो, भगवान तक ही पहुंच रहे हो, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो सब भगवान का ही। तो आदमी को ना इस वक्त जो एक अंदर फ्रस्ट्रेशन है ना, वो पीसफुल तक लेके जाना बहुत जरूरी है। आजकल की जो एक बिजी लाइफ, जितने टेंशन, जितना स्ट्रेस रहता है ना, वो सब चीज़ों के बाद ये सब सुन के ना तुम्हारा पूरा एक माइंडसेट, पूरा थिंकिंग बहुत काम हो जाता है, एक इनर पीस आता है मेरे हिसाब से। आप जब कभी देखें आप, जैसे आप कभी भी नॉर्मली है क्या, सिर्फ एक ध्वनि है ना, जब आपके सामने वो मृदंग बजता है, वो आप अपने आप ही पता नहीं आपके अंदर से कुछ सोल जो है ना वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। जब मंजीरा बजेगा तो आप एकदम सोल पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ईश्वर का नाम आना शुरू होता है तो वो ऐसा लगता है कि यार अब हम ना शायद अपने से बाहर निकल के कहीं और जा रहे हैं। रूह, जो आपकी रूह है वो ऐसा लगता है कहीं अब निकल रही है, वो पीसफुल की तरफ ढूंढ रही है कुछ अपने आप को। हम ना चाहते हुए वहां पहुंच जाते हैं, हमको पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। ट्रू। तो भगवान का जो एक कॉन्सेप्ट, ये लोग कहते हैं ना कि यार ये ऐसा नहीं बना, भाई भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भगवान है जी। आप बस उसका नाम भी लोगे ना, अभी देखें आप, सिर्फ कई बार सिर्फ चलता है हरे रामा हरे कृष्णा, लोग सुनते रहते हैं इसी को घंटों तक। इसमें ऐसा क्या है बताइए, क्योंकि वो आपको पीसफुल दे रहा है। सिर्फ 2 ही तो शब्द और है क्या। ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा। उस 2 शब्द के लिए ना तो उसके अंदर कोई म्यूजिक है। आप किसी जेंजी को बैठा दीजिए, आप कभी वो करवा के देख लीजिए, उसको 2 घंटे सिर्फ जेंजी सुना दो, ठीक है, उसके बाद उसको बोल लो यार अब ये सुन ले जरा 5 मिनट, आज जरा कॉफी पीते हैं। अगर वो शांति से उसके अंदर मगन ना हो जाए, क्योंकि वो वहां से अपने दिमाग को जो है ना वो कैक्टस बना के निकला है। ट्रू। ये सुनते ही ना वो जैसे होता है ना, देखते हैं फिल्मों में गुलाब धीरे धीरे ऐसे खेलता है, वो धीरे धीरे ऐसे खेलना शुरू हो जाएगा। आज के बच्चों को हम अगर वहां थोड़ा सा इस राह पे लेके आए ना, इसके जरिए भी, तो वो चीजें बहुत सुधरेंगी। जो आज बच्चों में आक्रोश है ना, क्योंकि यही वो जड़ है जो आगे जाके पेड़ बनने वाली है। जी। अगर आज हम इस भजनोत्सव को लेके जाने का रीजन भी ये है कि धीरे धीरे जो बच्चे जब इस पे आना शुरू होंगे ना, तो वो पीसफुली होना शुरू हो जाएंगे, आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाए। धर्मगुरु क्या होते हैं, वो शांति तो रहते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन यही तो करते रहते हैं। और आप शांत होके जितना अच्छा वर्क कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, वो आप अग्रेसिव होके मुझे बताएं कौन जी लेता है। बिल्कुल नहीं। वो आपकी एज ही कम करता है। बिल्कुल। क्या भजनोत्सव आपके लाइफ का सबसे बड़ा सोलफुल प्रोजेक्ट रहा है? मैंने ना फिल्मों में भी बहुत कुछ किया, अच्छा काम किया, खुश भी रहा, जो चाहता था वो किया भी। लेकिन अभी जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ या कहीं पर हूँ, टीम ने मुझे भजन भेज दिया, सर देखिए इसमें कुछ चेंजेस करना है क्या क्या है, तो मैं ना चाहते हुए भी अल्टीमेटली वो सुन रहा हूँ भजन। चाहे वो सही करना है, कुछ करना है, लेकिन ना वो बज तो रहा है और बज भी अच्छा रहा है। तो उसने ना मुझे अभी ऐसा लगता है कि ना पहले वाला जो मेरी एक जनरी चल रही थी, फिल्म चल रही है, फिल्म के लिए दौड़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, भजनोत्सव के लिए भी, लेकिन ना वो पहले वाले में ना जो एक ठहराव नहीं था ना, वो यहाँ पे है। Okay. अभी मेरे पार्टनर्स भी हैं, जैसे कभी हम लोग जैसे कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं, अभी जैसे मैं भोपाल गया था, इंदौर गया था, दिल्ली गया था, तो मैं जैसे वहां से यार क्या लगता है ऐसा हो जाएगा यार, कूल, हमने अपना काम कर दिया है, सामने वाले को हमारे भजन पसंद आ गए हैं, हमारे साथ वो जुड़ने के लिए तैयार है, तो बस कूल हो जाओ। पहले मैं जब फिल्म की मीटिंग करके लगता था क्या लगता है इसको स्टोरी पसंद आई होगी, क्या ये काम करेगा, वो दिमाग बेचैनी में था। इससे एक पॉजिटिव माइंडसेट आता मेरा है। अपने आप होना शुरू हो गया। मैं बताऊं आपको, जब मैं पहले गाड़ी चलाता था ना, जब तक मैंने भजनोत्सव शुरू नहीं किया था, तो हमारे भजन बने, उससे पहले मैं हर दूसरे आदमी को गाली दे रहा होता था, क्योंकि मैं भी उनमें से एक ही हूं, मैं कोई
अलग तो हूं नहीं, क्योंकि कोई अंदर घुस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तेरी माँ की बहन की, सब अंदर, चाहे आप शीशा बंद होके दे रहे लेकिन आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। करेक्ट। लेकिन अब मैं जैसे गाड़ी में बैठा, मैंने अपने आप भजन चलाया, कौन कहां से निकल रहा है, मेरे ऊपर से जा रहा है, मेरे नीचे से जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि मैं 20 मिनट में जहां पहुंचने वाला था 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बात खत्म। मुझे कोई अंदर से इरिटेशन नहीं है, कोई किसी चीज की नहीं है। उसके बाद मेरा ना एक्चुअली लाइफ में काफी बदलाव आया, चीजों में एक ठहराव आ गया है। एक्सप्लेन कर सकते थोड़ा ऐसे? जो पहले एक अच्छी नींद नहीं आती थी ना, आप चाहे 100 करोड़ के मालिक हैं, 10,000 करोड़ के मालिक हैं, सब एक दूसरे की टोपियां घुमा रहे हैं। कोई इसकी घुमा रहा है, कोई उसकी घुमा रहा है। मेरे खुद जो अच्छे फ्रेंड हैं, जो 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं, जैसे कभी बैठते हैं कहते हैं यार जब तक रात को दारू नहीं पीते ना, नींद नहीं आती है। क्योंकि नींद इससे इसलिए आ जाती है क्योंकि अब दिमाग अलग ही पहुंच गया है दारू से, या नींद की गोली खानी पड़ती है। और मेरा भी हाल वो था, वो कमा के टोपियां घुमा रहे, मैं कमाने के लिए टोपियां घुमाने के लिए बैठा हूं। तो रात को मैं 2 घंटे सिर्फ वही सोच रहा हूं, कल किसको जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, इतना तो आ गया और चाहिए। अभी वो नहीं है मेरे अंदर। मैं इजीली आराम से 8 से 10 घंटे की नींद लेता हूं। मतलब पीस कर दिया उसने मुझे। अगर दिमाग शांत हो ना तो बाकी सब मतलब सीमलेसली चलते रहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका दिमाग शांत है ना, तो आपकी बॉडी जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है। जब आप सामने से मीटिंग करते हैं, अभी जैसे मैं पहले फिल्मों की मीटिंग करने जाता था, उस मीटिंग में और जब मैं अभी अपने भजन की मीटिंग करने के लिए जाता हूं, दोनों में फर्क है। जब मैं उनको कुछ बता रहा होता था एक चीज़ अलग है, मैं जब उनके सामने स्पीकर रखता हूँ और मैं बोलता हूँ सर ये मेरा भजन सुनिए, जब वो पैर ऐसे ऐसे करते हैं तो मुझे लगता है बस यही तो चाहिए मुझे। जब वो ऐसे 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 करते हैं, जब वो ऐसे ऐसे करते हैं, तो मुझे लगता है यही तो चाहिए मुझे। ये आपने अभी जो एनर्जी की बात किया, ठीक है, उसका मैं एक बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसके पहले काफ़ी मतलब शूट्स किए हैं, ठीक है, और हम आज पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, बट जो कंफर्ट जोन, जो एनर्जी आप मतलब मुझे आ रही है आपसे, वो ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यस, आपने जो कहा कि वो एनर्जी आप जनरेट करते हो वो दूसरों पे भी इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल करती है, वो इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि अगर देखिए मैं आपके सामने हूं ना, आप मेरी ना बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे आदमी मुझसे किस तरीके में, किस वे में बात कर रहा है। मैं यहाँ पे कूल हूं एकदम, मुझे पता है कि मैं आपके साथ बैठा हूं और मेरा दिमाग शांत है। और वो आपके शब्द बताते हैं, आपका ना बोलने का तरीका, और जितनी आप स्पीड से बोलेंगे, जितने आप आराम से, जो आदमी बहुत बड़ बोलेगा ना, समझ लेना वो इंसान जो है ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। करेक्ट। जब हम आराम से बोल रहे होते हैं ना, तो हम संयम में और हम जो है सुलझे हुए चीजों में जा रहे हैं। जी। तो मेरे के अंदर वो, अब इन चीजों से ना वो, मैं कहता हूं लोगों को, भाई आप मेरा भजन मत सुनिए, आप कोई भी भजन सुनिए जो आपको पसंद हो। हर किसी का एक अपना अपना टेस्ट है, लेकिन सच में सबको इससे बहुत फर्क पड़ेगा। भजन सच में मैंने जो शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही मैंने पैसे के लिए तो जो शुरू किया था, सभी कमाना भी चाहते हैं क्योंकि हमारा घर भी चलना होता है, लेकिन उससे ज्यादा ना ये मेरी जिंदगी को सुकून दे रहा है। और जब मैं लोगों को, जब लोग सुनते हैं, जब मुझे तारीफ करते हैं मेरी, या जब लोग सुनेंगे, जब उनके दिल को तसल्ली पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि चलो शायद मैंने भी कुछ अच्छा किया, कोई मेरी वजह से पीसफुल तो हो रहा है। बिल्कुल। भाई पैसा तो सभी कमा भी रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन मैं अगर किसी से पैसा कमा रहा हूं और मुझे दुआएं भी देके जा रहा है, तो इससे ज्यादा अच्छा मुझे और क्या चाहिए। कि यार क्या भजन, जब मैं लोगों को सुनाता हूं बोलते यार बहुत कमाल का बना, मतलब वहां खो गए, तो इसका मतलब आपने 5 मिनट के लिए अपने आप को अपने आप से निकाल दिया। ट्रू। 24 घंटे में से मुझे बता दें कौन आदमी है जो निकाल देता है। सपनों में भी हम बेचैन रहते हैं आजकल। यस यस, बिल्कुल। सपने भी आपको अच्छे नहीं आते अगर आपकी बेचैनी बढ़ी हुई है तो। नहीं, वो बात तो सही है। तो मैं भजनोत्सव को, मेरा मेन मोटिव भी अब ये बन गया है कि ना लोगों को मैं जितना अच्छा दे सकूं, जितना सुकून तक पहुंचा सकूं, मैं पहुंचा दूं। और यंगस्टर हो या कोई भी हो, मैं चाहता हूं कि यंगस्टर के लिए जो हम लोग जो बना रहे हैं ना म्यूजिक, वो देखना उनके लिए बहुत काम भी करेगा, उनका माइंड पीसफुली होगा। मैं चाहता हूँ भजनोत्सव बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, बहुत लोग सुने, ठीक है, माइंडसेट चेंज हो, इनर पीस हो, क्योंकि आजकल वही मिसिंग है।
वही है। लोग भागते हैं पैसा कमाने के लिए, मेहनत करते हैं, बट इनर पीस मिसिंग है काफ़ी। वो बचनोत्सव करेगा, बहुत सारे लोगों तक वो पहुँचे वो, और सुने लोग उसके बारे में। थैंक यू। तो एक फाइनल राउंड जिसमें हम रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसका क्विकली आंसर देना है, ठीक है? फेम और पीस। अभी तक नहीं पता। ओके। मनी और लेगेसी। मनी। कंट्रोवर्सी से पब्लिसिटी बनती है, सच या झूठ? उसी से बनती है। फिल्म क्रिटिक्स ऑनेस्ट लोग या फ्रस्ट्रेटेड फिल्म मेकर्स रहते हैं? क्या बोला आपने? फिल्म क्रिटिक्स ऑनेस्ट लोग रहते हैं या फ्रस्ट्रेटेड फिल्म मेकर्स रहते हैं? सेकंड। फ्रस्ट्रेटेड फिल्म मेकर्स। ओके। क्योंकि उनके भड़ास निकालनी है। So, ये क्वेश्चन आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ओके। एक बॉलीवुड डायरेक्टर जिसे आप बहुत ओवररेटेड समझते हैं। ओके। काम कर मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। नेपोटिज्म से ज्यादा खतरनाक क्या है इंडस्ट्री में? नेपोटिज्म है ही नहीं। उससे ज्यादा खतरनाक क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग था, रैपिड फायर भी। बट यस योगी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा, ये पॉडकास्ट ही बहुत अच्छा हुआ, बहुत इंस्पायरिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। आपने बॉलीवुड को बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है? भजनोत्सव का आपने टॉपिक, स्पिरिचुअलिटी का, इनर पीस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं चाहता हूँ लोग बहुत देखें, बहुत सुने भजनोत्सव को, ठीक है? माइंडसेट चेंज, आजकल की खास यंगर जनरेशन जी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इवन हम भी उसमें आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यंगी अभी। ठीक है। थैंक यू सो मच योगी जी, थैंक यू। पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस।